हेलो एंड वेलकम बैक टू तौरेत। हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट सॉइल विच इज़ वन ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स, राइट। हमने जो स्टडी किया अब तक उसमें हमने देखा कि सॉइल जो है, सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू फाइन पाउडर। तो बेसिकली होते क्या है, एक इकोसिस्टम में स्टार्टिंग में जो है, जो डेजर्ट एरिया रहेगा वहाँ पर सबसे पहले क्या रहेगा, रॉक्स रहेगी। और फिर वो रॉक्स जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे विल गेट ब्रोकन डाउन, दे विल वेदर ऑफ एंड देन ड्यू टू आइदर मैकेनिकल फोर्सेस, ड्यू टू केमिकल फोर्सेस, ड्यू टू बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, उसकी वजह से जो है फाइन पाउडर बनता है, दैट इज नोन एज द सैंड, राइट। और वो फॉर्म करता है सॉइल को। सॉइल क्या होता है, इट इज द अपर वेदर्ड ह्यूमस कंटेनिंग पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, राइट। अब उसमें हमने जो है पीडोजेनेसिस, ह्यूमिफिकेशन, इल्यूविएशन जो है ये सब हमने देखा था। और फिर हमने आखिरी में देखा था कि स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोलॉजी, राइट, और इडाफोलॉजी। हम डिस्कस कर रहे थे, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हमारा वीडियो ब्रेक हो गया था। तो सॉइल प्रोफाइल हम डिस्कस कर रहे थे। सॉइल प्रोफाइल में हमने देखा सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। बेसिकली सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, व्हेन यू टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, व्हेन यू टेक, ऐसा बहुत सारा सॉइल है उसमें अगर आपने वर्टिकल सेक्शन लिया तो वर्टिकल सेक्शन कैसे दिखेगा, उसमें जो है लेयर्स होती है, उसमें जो है लेयर्स होती है, लेयर्स जो है एक के ऊपर एक ऐसी वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली सुपरपोज्ड होती है, right, in one vertical section of soil, and this is known as soil profile. So what is soil profile? Definition of soil profile is the appearance of different layers superposed one above the other in a vertical section of a soil from surface downwards to the parent rock. This is known as soil profile. सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो है लेयर्स होती है, लेयर्स होते हैं, लेयर्स के अंदर सब लेयर्स होते हैं, राइट। तो वो लेयर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉइल होराइजन्स, विच हैव डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल होराइजन्स, राइट। अब ये जो होराइजन होता है इट इज फर्दर सब डिवाइड और फर्दर डिवाइडेड इनटू सब होराइजन्स, सब होराइजन्स, ठीक, ठीक। तो ऐसे अबाउट फोर होराइजन्स होते हैं, फोर होराइजन्स होते हैं। उसमें जो टॉप होराइजन होता है which is known as the humus, that is known as the O horizon or the top layer, जो हमने यहाँ पर लिखा है टॉप लेयर और ह्यूमस। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिटर, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिटर। अब ए और बी जो होता है, ए होराइजन एंड बी होराइजन जो होता है, उनको दोनों को मिलाकर इट रिप्रेजेंट्स द ट्रू सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज सोलम, विच इज ऑल्सो नोन एज सोलम, SOLUM। वाई? बिकॉज दे हैव वेदर्ड, दे आर द वेदर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक। सबसे नीचे क्या है, पेरेंट रॉक है, डी होराइजन जो है, उसके ऊपर जो है वो रॉक कंटेनिंग, मतलब छोटे छोटे पत्थर है, और उसके ऊपर जो है वो मिट्टी है। मिट्टी कहाँ से बनी है, पत्थर से बनी, राइट। तो दो होराइजन्स, दैट इज ए एंड होराइजन बी, दीज आर द ट्रू सॉइल, दीज आर ट्रू सॉइल। सरफेस लिटर लेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ओ होराइजन, उसको हम क्या कहते हैं, ओ होराइजन या टॉप लेयर भी हम उसे कहते हैं, राइट। अब ओ होराइजन के अंदर जो है, ओ होराइजन में सरफेस लेयर है, सरफेस लेयर है ऑर्गेनिक मैटर की, विच लाइज अबव द ट्रू सॉइल। अब इसमें भी टू सब होराइजन्स है, ओ होराइजन्स के टू सब होराइजन्स है, दैट इज A00 एंड AO, या AOO एंड AO, आप उसे कुछ भी कहें, या उसे कहा गया है O1 एंड O2, O1 एंड O2, राइट। तो A00 या AOO जो है, या 01 या O1 जो है, इट इज द अपर सब होराइजन विच कंटेन्स द फ्रेशली डिपॉजिटेड ऑर्गेनिक डेब्री, which will consist of fallen leaves, the twigs, bark, animal remains and animal excretions, right। उसके नीचे की जो सब होराइजन है, AOO
या O1 की जो नीचे की जो सब होराइजन है दैट इज द A0 या O2, A0 या O2, राइट। अब ये A0 या O2 जो है, इसमें ऊपर की जो लेयर है वो क्या है, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर है। ये जब फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है, उसके ऊपर नया आ जाएगा फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर, तो डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इज कंटेन्ड विद इन द A0 या O2 सब होराइजन, ठीक, O2 सब होराइजन। अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन की वजह से एक ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज ह्यूमस, दैट इज नोन एज ह्यूमस। और अब ये जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जब रेन होती है, रेन वाटर जब होता है, तो ये रेन वाटर ये ह्यूमस और उसके कंपोनेंट्स को लेकर परकोलेट हो जाता है थ्रू आउट द लेयर्स ऑफ द सॉइल, throughout the layers of the soil, and hence it is also, humus is also known as the reservoir of plant nutrients. Why is it? It is because it contains a lot of organic material beneficial to the plant, ठीक। ये हो गया first horizon, that was the O horizon, which consists of the top layer or the humus. Now coming to the true soil, first layer of the true soil, that is known as the top soil, top soil, also known as, also known as the A horizon, A horizon, A horizon। अब ये जो ए होराइजन है, अपर मोस्ट होराइजन ऑफ द सॉइल है, जिसे हम टॉप सॉइल भी कह सकते हैं। और ये जो होराइजन है, ए होराइजन, इसमें मिक्स्ड मैटर रहता है, ह्यूमस के साथ मिक्स्ड मैटर रहता है। तो इसकी वजह से ह्यूमस कौन से कलर का है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का, और ये क्या है, ये मिक्स्ड है, तो इसका कलर थोड़ा सा और लाइट हो जाता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है। इट इज लाइट वेट, स्पॉन्जी एंड डार्क इन कलर, राइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज और एक क्या है कि ए होराइजन की जो लेयर है, देखो ये A1 A2 A3, ये पूरा जो है ये पूरा प्रोड्यूस करेगा ए होराइजन। तो ए होराइजन की जो थिकनेस होती है, ए होराइजन की जो थिकनेस होती है, और ए होराइजन में जो मिनरल कंटेंट होता है, दैट डिटरमाइंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दैट डिटरमाइंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। Fertility of the soil is defined by the thickness of the A horizon and the mineral content of the A horizon, ठीक, ठीक। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो ए होराइजन जो होता है, ए होराइजन इज फ्यू सेंटीमीटर्स टू 3 मीटर्स इन थिकनेस, राइट। एंड मेजॉरिटी प्लांट रूट्स जो होते हैं वो बस A3 तक आकर खत्म हो जाते हैं, उसके ज़्यादा आगे नहीं जाते यूजुअली, छोटे प्लांट्स के जो, राइट। और स्मॉल एनिमल जो बरोज बनाते हैं, रैबिट्स हो जाते हैं, स्नेक्स हो जाते हैं, तो ये सब बनाते हैं, ये ए होराइजन के अंदर ही ये सब काम होता है, बी होराइजन तक ज़्यादा कोई पहुंचता नहीं है, राइट। अब ए होराइजन जो है, इट हैज़ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, एंड इट इज़ रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसकी वजह से क्या है, इट हैज़ वेरी हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी। A horizon is divided into 3 sub-horizons, A1, A2, A3. A1 क्या है, uppermost sublayer which is dark in color, rich in organic matter and inorganic nutrients. A2 क्या है, second sub-horizon which is the area of maximum leaching. Leaching को हमने क्या कहा था, eluviation, E वाला, not ILL वाला, E वाला, ये वाला, eluviation. Maximum area of eluviation कौन सा है, maximum area is A2, maximum area is A2, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, इट इज स्लाइटली लाइटर इन कलर, स्लाइटली लाइटर इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब थोड़े से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो थोड़े से डेफिशिएंट होते हैं। A3 क्या है, A3 जो है, A3 A3 इज द ट्रांजिशनल सब होराइजन बिटवीन A होराइजन एंड B होराइजन, A होराइजन एंड B होराइजन। तो ये A3 जो है, इट इज लाइटर इन कलर, कॉम्पैक्ट इन नेचर विद गुड हाइड्रेशन, but poor in microorganisms as well as aeration, as well as aeration. Now highly fertile soils जो होते हैं, they have dark brown और blackish color in the A horizon, red, bright yellow, ग्रे टॉप सॉइल्स जो होते हैं उनमें कम अमाउंट होता है ऑर्गेनिक मैटर का, एंड ऑर्गेनिक मैटर कम है तो
नाइट्रोजन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी डेफिशिएंट हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ओ होराइजन क्लियर हुआ, ए होराइजन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम बी होराइजन की तरफ। बी होराइजन की तरफ। बी होराइजन में हम देख सकते हैं कि बी होराइजन को हम कहते हैं सब सॉइल। टॉप लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, राइट? टॉप लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, ओ ए बी। तो बी होराइजन जो है, बी होराइजन मेनली कंसिस्ट्स ऑफ डार्क ब्राउन क्ले, dark brown clay, and the thickness can vary up to 1 meters. Now it is the maximum इल्यूविएशन जो होता है, दैट इज इट इज द एरिया ऑफ डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, इसे हम कहते हैं इल्यूविएशन, ये आई वाला। तो मैक्सिमम इल्यूविएशन कहाँ पर होता है? बी होराइजन में, सॉरी, बी होराइजन में जो है इल्यूविएशन सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज द एरिया ऑफ डिपॉजिट ऑफ मटेरियल्स, राइट? एंड इट इज पुअर इन एरेशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू B1, B2, B3। B1 क्या रहेगा? B1 क्या रहेगा? B1 क्या है? ट्रांजिशनल लेयर। किसके बाद? A3 के बाद, A3 के बाद। तो B1 क्या है? B1 जो है, बी होराइजन में B1 का डार्क कलर होता है। इट इज ह्यूमिफाइड एंड समवॉट कॉम्पैक्ट सब होराइजन, क्योंकि उसको ऊपर से जो है ह्यूमस मिल रहा है। B2 जो है, B2 कंसिस्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्ले एंड हेवी मेटल्स, एंड इट इज ऑफन हार्ड। देख रहे कि एकदम लाइट वेट, एरी एरी था, लाइट वेट होते होते, हेवी होते होते वो अभी जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया है, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड सब लेयर हो गया है B2, राइट? और B3 क्या है? B3 क्या है? B3 इज द ट्रांजिशनल लेयर बिटवीन बी होराइजन एंड सी होराइजन, बी होराइजन एंड सी होराइजन, राइट? बी होराइजन एंड सी होराइजन। तो इट इज द ट्रांजिशनल सब होराइजन बिटवीन बी एंड सी होराइजन। अब बी होराइजन में जो है स्मॉल फ्रैगमेंट्स हो गए स्टोन्स के, रॉक के जो है स्मॉल रॉक फ्रैगमेंट्स हो गए, विच आर स्टेन्ड विद द मटेरियल्स लीचिंग फ्रॉम अबव। तो ये होगा B3 में। तो यहां तक क्लियर हुआ? टॉप लेयर, टॉप सॉइल, टॉप लेयर इज O होराइजन, टॉप सॉइल इज A होराइजन, सब सॉइल इज B होराइजन। अब आते हैं हम सी लेयर, सी होराइजन की तरफ। सी होराइजन जो है, सी होराइजन कंटेन्स इर्रेगुलर रॉक फ्रैगमेंट्स, और यहां पर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है दैट इज नील, बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज नील। सो द होराइजन इज सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर एंड इट रिप्रेजेंट्स द वाटर टेबल, इट रिप्रेजेंट्स द वाटर टेबल। हमने जब वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था, डिस्कस किया था कि पानी, ग्रेविटेशनल वाटर और कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर जितने भी होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो वाटर टेबल भी जब हमने वहाँ पर देखा था, तो वाटर टेबल में हमने देखा था कि इट इज़ द वाटर बिटवीन द रॉक्स, राइट? तो ये कौन सी लेयर में होता है? इट इज़ इन द सी होराइजन, इट इज़ इन द सी होराइजन। और सी होराइजन के नीचे जो है आप उसको डी बोल सकते हैं, दैट इज द पेरेंट बेड रॉक, इट इज द पेरेंट बेड रॉक, पेरेंट बेड रॉक, राइट? इट लाइज बिलो द सी होराइजन। अब ये जो सॉइल प्रोफाइल हमने देखा कि अप टू 3 मीटर्स ए मतलब टॉप सॉइल रहेगा, और अप टू 1 मीटर सब सॉइल रहेगा, और फिर सी होराइजन होता है, वाटर टेबल होता है। तो ये सब जो होता है ये एक जनरल सॉइल प्रोफाइल होती है। बट व्हेन यू actually study the soil profiles, the soil profile changes in different biomes, right? तो ग्रासलैंड का जो सॉइल प्रोफाइल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, जंगल का जो रहेगा दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अलग रहेगा, डेजर्ट का जो सॉइल प्रोफाइल रहेगा वो बहुत 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 अलग रहेगा, राइट? एज कलर डिफरेंट रहेगा, मिनरल्स डिफरेंट रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर एंड डेप्थ ये सब चेंज रहेगा। ठीक ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में जो है लिटिल ऑर्गेनिक मैटर होता है टॉप सॉइल में, सब सॉइल में जो है लिटिल डिपोजिशन होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं ऊपर। तो ऊपर से नीचे जब लीचिंग हो रहा है, हमने देखा है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है,
जो भी फ्रेश मटेरियल होता है वो ऊपर होता है, फिर उसके बाद डिकम्पोज होता है और फिर उसके बाद धीरे 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 वेदरिंग डाउन होता है, राइट, या लीचिंग होता है, लीचिंग होता है, राइट, उसका लीचिंग होता है जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसका। तो वैसे ही जो सैंड होता है या डेजर्ट जो होता है, डेजर्ट में मेनली सबसॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सैंडी सॉइल है तो वो पानी कभी होल्ड नहीं करता है, पानी होल्ड नहीं करता है। वैसे ही ग्रास लैंड का जो सॉइल होता है, इट रिसीव्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एवरी ईयर बिकॉज इट इज अ ग्रास लैंड, सो द रूट्स विल पेनेट्रेट डीप एंड इट विल फॉर्म अ डेंस सॉड, सो इट विल होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, इट विल होल्ड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। और जब इतना सब अच्छा टाइटली पैक्ड सॉइल हो गया है तो क्या वो इरोड होगा, सॉइल इरोजन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, सॉइल इरोजन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो B1 जो रहता है उसमें, B1 जो रहता है इन टेम्परेट फॉरेस्ट्स, इन टेम्परेट फॉरेस्ट जो रहता है B1 हैज लोम एंड सिल्ट वाइल B2 इज डार्क ब्राउन विथ क्ले डिपोजिशन, राइट, ठीक है। और फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमको तो पता है कि सॉइल शैलो है, न्यूट्रिएंट पुअर है ड्यू टू डेंस क्ले, सबसॉइल is very dense clay and it is mixed with iron aluminium compound, high temperature heavy rainfall, ये सब हमने देखा है in the biomes, in the biomes। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, सॉइल प्रोफाइल क्लियर हुआ, सॉइल प्रोफाइल क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे सॉइल टाइप्स, अब हम देखेंगे सॉइल टाइप्स, अब हम देखेंगे सॉइल टाइप्स। तो सॉइल टाइप्स में जो है हम ये देखते हैं कि अ सॉइल हैविंग अ सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड जोनल सॉइल, जोनल सॉइल मतलब सॉइल जो है जिसमें ये होराइजन्स है, जिसमें कुछ प्रोफाइल है, उसे हम कहेंगे जोनल सॉइल। अगर उसमें ये कुछ होराइजन नहीं है उसे हम कहेंगे अजोनल सॉइल। अब ये ए जोनल सॉइल जो है इट कैन आइदर बी इमेच्योर सॉइल और एलुवियल सॉइल, राइट, एलुवियल सॉइल। एंड जोनल सॉइल जो होता है, जोनल सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल, जोनल सॉइल जो होता है इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल सॉइल, रेजिडुअल सॉइल। और एजोनल को हम इमेच्योर या एलुवियल कहते हैं, इमेच्योर या एलुवियल। एलुवियल क्यों? बिकॉज इट इज डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर, right? Now there are four common types of soils, four common types of soils found in India। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो four types of soils in India are, four types of soils in India are the red soil। रेड सॉइल क्या होता है? एसिडिक सॉइल है, रिच इन आयरन है, रिच इन आयरन है, एल्यूमिनियम है, लेकिन डेफिशिएंट है, रिच इन आयरन एल्यूमिनियम, डेफिशिएंट इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो KPM में जो है वो डेफिशिएंट है अलोंग विथ लाइम, राइट। एंड ये जो रेड सॉइल्स फॉर्म होते हैं दैट इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज लैटेराइजेशन, लैटेराइजेशन। इसमें होता क्या है, सिलिका जो है वो डिसॉल्व होकर लीच डाउन हो जाता है, लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो टॉप सॉइल में ही रह जाते हैं। दिस इज नोन एज लैटेराइजेशन और इसे इसीलिए हम कहते हैं लैटेराइट सॉइल, इसीलिए हम इसे कहते हैं लैटेराइट सॉइल, राइट। रेड सॉइल को हम कहते हैं लैटेराइट सॉइल। सेकेंड जो है दैट इज ब्लैक सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल जो है क्या है, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर्ड सॉइल है विच इज हैविंग अ गुड क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो सॉइल है इट कंटेन्स क्ले और हाइड्रेटेड सिलिकेट्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम, iron and aluminium। Now they are regularly called as black cotton soil। Why? Because cotton जो है बहुत अच्छा ग्रो होता है ये black soils में। It is also known as regars, regars, REGURS, regars, right? ठीक, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ।
थर्ड सॉइल जो है दैट इज द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, अब आप हमने क्या देखा, एलुवियल सॉइल मतलब जो डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है बाय द सिल्टेशन ऑफ द रिवर्स एंड सीज, बाय द सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड सीज। और फिर उसके बाद आता है टेराई सॉइल्स। टेराई सॉइल्स, टेराई सॉइल्स क्या है, इट विल अकर ओवर द फुट हिल्स, इट विल अकर ओवर द फुट हिल्स। अब रॉक है, हिल है, जब वाटर आएगा तो पूरा के पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जो है वॉश डाउन होगा और नीचे आकर रुक जाएगा, नीचे जहाँ पर प्लेन हो रहा है वहाँ पर आकर रुक जाएगा। और ये जो टेराई सॉइल है इट इज़ वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन, इट अकर्स ओवर द फुट हिल्स एंड इज नोन एज टेराई सॉइल, टेराई सॉइल, राइट। सो ड्राई टेराई सॉइल जो होता है उसे हम कहते हैं, अगर वो ड्राई हुआ तो उसे हम कहते हैं बाबर सॉइल, बाबर सॉइल, राइट। एंड रेन वॉश की वजह से जो सॉइल फॉर्म हुआ है दैट इज द वेट सॉइल, उसे हम कहते हैं कोलुवियल सॉइल। एलुवियल अलग है और यहाँ पर है कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल, ठीक। तो ये टेराई सॉइल्स के ही दो टाइप है, कोलुवियल सॉइल एंड बाबर सॉइल, बाबर सॉइल। अब नेक्स्ट आता है सॉइल में जो है, सॉइल में नेक्स्ट आता है सॉइल कंपोजिशन। सॉइल के जो है मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉइल के जो है मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द मिनरल मैटर, मिनरल मैटर, फिर आता है ऑर्गेनिक मैटर, फिर आता है सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिजम्स। तो ये होता है सॉइल कॉम्पोजिशन, ये होता है सॉइल कॉम्पोजिशन। मिनरल मैटर क्या है, स्मॉल इरेगुलर पार्टिकल्स विच आर फाउंड बाय वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक, जिसमें जो है दे विल इनक्लोज द स्मॉल प्लेसेस फॉर होल्डिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड एयर। उसमें क्या है, ग्रेवल है, कोर्स सैंड है, फाइन सैंड है, सिल्ट है और क्ले है, सिल्ट है एंड क्ले है। ये जो डिटेल है उसमें आपको इतना ज़्यादा मालूम रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं, बेसिकली मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर केमिकली दे आर स्टेराइल, केमिकली दे आर स्टेराइल, बट what they do is they have pores which holds air, which holds the substances but they will not hold the water, right। लेकिन जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं, सैंड पार्टिकल्स मतलब जो रेती होती है, और क्ले पार्टिकल्स जो चिकट जो क्ले फॉर्म होता है, तो क्ले पार्टिकल्स जो है दे आर केमिकली एक्टिव, दे आर केमिकली एक्टिव, सो दे होल्ड वाटर बट दे डू नॉट होल्ड एयर, राइट। और सिल्ट जो होता है, सिल्ट हैज इंटरमीडिएट कैरेक्टर, तो इट होल्ड समवॉट वाटर समवॉट एयर, समवॉट वाटर समवॉट एयर। उसके बाद हमको ये पता है, हमने जो है ज्योग्राफी में पढ़ा है कि सैंडी सॉइल जो है इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ सैंड, तो वो वाटर होल्ड होल्ड नहीं करेगा। क्ले सॉइल्स जो है वो वाटर होल्ड करते हैं, दे हैव अबंडेंट कैपिलरी पोर्स, राइट। और फिर थर्ड सॉइल जो है दैट इज लोम सॉइल, लोम सॉइल में जो है क्ले, सिल्ट, सैंड का ये मिक्सचर होता है, तो दे हैव गुड न्यूट्रिशन, दे हैव गुड एरेशन एंड गुड हाइड्रेशन, एंड हेंस and hence and hence loam soil is the best for plant growth, loam soil is the best for plant growth, loam soil is the best for plant growth, ठीक, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर जो है हमने देख लिया ऑलरेडी, ह्यूमस और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, दिस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। अब ये जो मैन्योर हम कहते हैं, मैन्योर इज एडेड टू क्रॉप फील्ड्स फॉर ऑगमेंटिंग ह्यूमस, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है ह्यूमस का, ह्यूमस इंसुलेट्स द सॉइल फ्रॉम एक्सेसिव हीटिंग एंड कूलिंग, it will act as a sponge and does not cause the water the rain water to run off, right। And
it will increase the water holding capacity of the topsoil, it will increase the aeration of soil, and it will allow the easy penetration of root hairs into the soil spaces. It will also possess some acids for solubilization of soil minerals, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं ह्यूमस के इन द सॉइल, ह्यूमस के सॉइल में। फिर उसके बाद आते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स। सॉइल ऑर्गेनिजम्स, तो सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो है, दे आर द organisms which live inside the soil. So a large number of organisms, they live in the soil. Bacteria, actinomycetes, fungi, algae, plants, parts parts of higher plants, protozoa, nematodes, insects, earthworms, mollusks, burrowing vertebrates, तो इतना सब कुछ है. So they form the living components of the soil. Now what are the important functions of soil organisms? Firstly, there is decomposition, which is the most important. जब डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं तो ह्यूमस फॉर्म होगा नहीं, और अगर डिकम्पोज हुआ नहीं तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी नहीं, राइट? सो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर रिसाइक्लिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स, राइट? And it there is a phenomena which is known as mineralization. तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है दैट इज फर्स्ट एक्टेड अपॉन बाय डेट्रीवोरस सॉइल फौना, फिर उसके बाद जो फ्रैगमेंट हो गया दैट इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे क्या होगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब रिलीज हो जाएंगे सॉइल में, एंड दिस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। सल्फर बैक्टीरिया जो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को SO4 सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये सब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जो है ये हमने डिस्कस किया है, राइट? डिस्कस किया है। तो डिकम्पोजिशन के बाद जो है, डिकम्पोजिशन के बाद जो है ये जो है नाइट्रोजन या मिनरल फिक्सेशन हम उसे कह सकते हैं, मिनरल फिक्सेशन, ठीक। थर्ड जो है, थर्ड फंक्शन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिजम्स इज दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, तो ह्यूमिफिकेशन, राइट। फोर्थ, अर्थवर्म्स, आपको पता है अर्थवर्म्स आर फार्मर्स फ्रेंड्स, तो अर्थवर्म्स जो होते हैं दे हेल्प, and earthworms and other few insects, they help in soil mixing, maintenance of soil porosity and maintenance of the soil fertility, soil fertility. फिर आता है डीकेइंग रूट्स, डीकेइंग बरोज, बरोज के अंदर कुछ एनिमल अगर डेड हो जाता है तो उसका डीके, एंड जिसकी वजह से दे विल प्रोड्यूस पैसेजेस इन द सॉइल फॉर फ्लो ऑफ वाटर एंड एयर, राइट। फिर उसके बाद जो है डिजीजेस, कौन से डिजीजेस, जो सॉइल में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो होते हैं, सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया, फंगाई, निमेटोड्स, उनकी वजह से जो डिजीजेस फॉर्म होती है, एंड हेंस दे आर सो इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली बरोज जो होते हैं, दे आर लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो अगर कोई फील्ड होती है वहाँ पर बहुत सारे चूहे वगैरह हैं जिन्होंने बहुत सारे बरोज फॉर्म करके रखे हैं, तो वो सॉइल जो है, ओवरऑल सॉइल जो है, इट विल बिकम लूज एंड इट विल बिकम इनफर्टाइल, इट विल बिकम इनफर्टाइल। वाई? क्योंकि बरोज जो है वो ओपन स्पेस फॉर्म हो जाती है और उसमें जो भी वाटर रहा, वाटर जो है इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाएगा, एंड हेंस बरोज आर अ सोर्स ऑफ लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। बरोज, दे आर अ सोर्स ऑफ loss of soil moisture, soil moisture, राइट? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जो सॉइल वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर वेपर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है इन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स का जो चैप्टर था उसमें हमने ये सब देख लिया है। तो ये कवर होते हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर्स, ये कवर होते हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर्स। अब ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ऑर्गेनिजम्स जो है, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू दीज एबायोटिक फैक्टर्स? फर्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है
it is not always uniform. It is not always uniform. It is not always favorable. There are periods of conditions when it is become stressful. There are periods when there are lofty. मतलब कभी कभार जो है बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं और कभी कभार जो है बहुत कम न्यूट्रिएंट होते हैं. So how do the organisms they respond to these abiotic factors? Abiotic factors. Why? Because there is an ability of an organism to keep the internal environment constant despite drastic changes in external conditions, and that is known as homeostasis. That is known as homeostasis. That is known as homeostasis. Homeostasis. Now, होम्योस्टैसिस से होगा क्या कि यूनिफॉर्म अगर इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट अगर रहा यूनिफॉर्म इंटरनल, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को तो हम यूनिफॉर्म नहीं रख सकते, ना ही उसको हमेशा फेवरेबल रख सकते, लेकिन जो यूनिफॉर्म इंटरनल इन्वायरमेंट जो है अगर उसको यूनिफॉर्म रखा गया तो इट वुड परमिट ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, इट वुड परमिट ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू प्रोसीड विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी, and therefore it will increase the overall fitness of the species. It will increase the fitness of the species. Now what are the possibilities to cope with adverse situations? Firstly, now regulation होता है एक. regulation क्या होगा कि some organisms will maintain a constant body temperature and constant osmotic concentration despite the changes in the external environment. They are known as regulators. They are known as regulators and they will perform homeostasis. उसमें हमने देखा है कि एंडोथर्म्स, दैट इज जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का ट्राई करेंगे, उनको हम कहते हैं एंडोथर्म्स, जो कि होते मैमल्स वगैरह, मैमल्स एंड बर्ड्स. तो ये क्या करते हैं कि ये जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको कांस्टेंट रखने के लिए ट्राई करते हैं. तो जब वो कांस्टेंट रहेगा, जब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो दे वुड बी एबल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली. राइट, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ. सेकेंड होता है कॉन्फॉर्मेशन. Conformation. Now, about 99% of the animals and nearly all plants, they do not have mechanism to maintain a constant internal body temperature, right? And they are known as conformers या ectotherms. Ectotherms. इधर हमने क्या कहा था, इनको एंडोथर्म्स, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. एक्टोथर्म्स बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसको ही ले लेते हैं वो, राइट. तो एक्वेटिक एनिमल्स में जो है टेम्परेचर नहीं होता है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग वाटर, एंड दे आर नोन एज कॉन्फॉर्मर्स. रेगुलेशन जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर्स, और कॉन्फॉर्म जो करता है उसे हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स, राइट. अब जब उनका टेम्परेचर, उनका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज हो रहा है तो जो बॉडी की जो फंक्शंस है, कुछ फंक्शंस जो रहेंगे दे विल आल्सो चेंज, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो होती है दैट इज रिड्यूस्ड अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस. किसकी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ऑफ दीज कॉन्फॉर्मर्स is reduced under stressful conditions, राइट, राइट. जिसकी वजह से आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि जब सब ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने होम्योस्टेसिस डेवलप क्यों नहीं किया व्हेन इट इज सो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, राइट. क्योंकि होम्योस्टेसिस के लिए जो है लगता है थर्मो रेगुलेशन विच इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, राइट. हमने जो है रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इतना सब देखा, और इतने एटीपीज प्रोड्यूस होते, उतने एटीपीज प्रोड्यूस होते, सब देखा हमने. और फिर हमने देखा कि मेजॉरिटी हीट जो, मेजॉरिटी एनर्जी जो एटीपी जो है, एटीपी इज ऑल्सो एन एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस, राइट. एटीपी जो है कितना तो भी किलो जूल्स ही सिर्फ प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक मैटर विच इज डिकम्पोज या विच इज ऑक्सीडाइज. तो इतनी सारी जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कन्वर्टेड टू हीट, दैट इज कन्वर्टेड टू हीट. एंड उतना जो हीट लॉस है, उतना जो हीट लॉस है या हीट गेन जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरफेस एरिया. और ये स्मॉल एनिमल, स्मॉल बर्ड्स, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं they cannot afford it, they cannot afford it because they already have a very large surface area as compared to their volume,
एंड उनकी वजह से अगर वो होम्योस्टेसिस करते हैं तो हीट जितनी जनरेट करेंगे उतना जल्दी जल्दी उनको ठंडी हवा में दे विल लूज द heat they will lose the heat and they will have to spend more energy in maintaining their body temperature, right? in and it is because of this reason that small sized animals do not occur in the polar region. अब अगर आप इसको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, अगर आप ये फैक्टर, ये रेगुलेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये एक्सटर्नल लेवल होता है, एक्सटर्नल लेवल, और ये होता है इंटरनल लेवल, और इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल मतलब ये एक बेसलाइन अगर हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं, तो ये जो है, ये इंटरनल जो है, एक्सटर्नल कितना भी कम ज़्यादा हो, इंटरनल जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो ये क्या होते हैं, रेगुलेटर्स हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। और कन्फर्मर्स क्या रहेंगे, जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल जा रहा है वैसे वैसे वो कन्फर्म उसको चेंज करते जा रहे हैं, तो ये बन जाएंगे कॉन्फॉर्मर्स, ये बन जाते हैं कॉन्फॉर्मर्स। और एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नोन एज पार्शियल कन्फॉर्मर्स। तो वो एक लिमिट तक के ही कन्फर्म करते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पाते, उसके बाद वो नहीं कन्फर्म करते हैं। सॉरी, पार्शियल कन्फर्मर्स नहीं, पार्शियल रेगुलेटर्स उन्हें कहते हैं। सॉरी 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 सॉरी, पार्शियल रेगुलेटर्स उन्हें कहते हैं, पार्शियल रेगुलेटर्स, राइट, पार्शियल रेगुलेटर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज कंफर्म्ड, वेदर टेम्परेचर कंफर्म होता है तो उसे हम कहेंगे थर्मो कन्फर्मर्स, राइट। तो ऑल वर्टिब्रेट्स, मोस्ट मोलक्स and crayfishes, they are oxyregulators, but with the exceptions of birds and mammals, they are thermoconformers and osmoconformers, right? ठीक। एंड पार्शियल रेगुलेटर्स हमने देखा कि जो मॉडरेट मीन्स तक के ही एक लिमिट तक के वो चेंज करेगा, और फिर उसके बाद वो जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता इंटरनल लेवल को, तो इट बिकम्स पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर। अब अगर ये अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस को इट रिमेन्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, then the organism has two other alternatives, and that is either to migrate or either to suspend, either to migrate or either to suspend। तो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन जो है अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, अनफेवरेबल हैबिटेट हो गया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है इट मूव्स अवे, वो कहीं और चले जाएगा। तो ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट्स टेम्पररीली फ्रॉम द अनफेवरेबल हैबिटेट टू मोर फेवरेबल एरिया एंड देन रिटर्न व्हेन द अनफेवरेबल पीरियड इज ओवर, राइट, राइट। तो हम जो है घूमने के लिए अगर गर्मी में हमको अगर जाना हो तो हम कहीं ठंडी जगह पर जाएंगे, शिमला, कश्मीर, जम्मू वगैरह जाएंगे हम, राइट, जहाँ पर थोड़ी बर्फ़ वगैरह रहती हो, जहाँ पर ठंडा रहता हो, हम वो गर्मियों में जाएंगे, हम ठंडियों में नहीं जाएंगे वो, क्योंकि ठंडी में अगर हमारे पास ऑलरेडी अनफेवरेबल कंडीशन है और वहाँ पर भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन गर्मियों में जो है टू एस्केप द हीट व्हाट वी डू इज वी गो टू समवेयर कूल, राइट। तो ये होता है माइग्रेशन। लेकिन एनिमल्स जो है वो पूरे सीजन्स के लिए जाते हैं, तो वो पूरे सीजन्स के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज सस्पेंशन, नेक्स्ट इज सस्पेंशन। माइग्रेशन समझा, माइग्रेशन समझा। सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन को हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि विच विल स्टॉप फॉर अ टाइम। तो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट माइग्रेट दे सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक फंक्शंस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल पीरियड। हाउ? कुछ जो है थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, हमने देखा था बैक्टीरिया में, फंगाई में, लोअर प्लांट्स में कि थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं विच कैन सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और जब सुटेबल कंडीशंस फॉर्म हो जाएंगे तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेट होते हैं। हायर प्लांट्स में क्या होते हैं, फॉर्म सीड्स फॉर्म होते हैं, राइट, राइट, राइट। तो एनिमल्स में जो है इफ द animal is unable to migrate, it might avoid the unfavorable environment by escaping in time, such as hibernation। hibernation क्या होता है, polar bears will go into hibernation during winter season to escape extreme cold, right।
polar bear, frogs, and lizards. Aestivation. Some snails and some fish, they will undergo aestivation, that is the process by which the animals avoid the stress and summer related problems. So they become inactive during summer. Hibernation क्या है? Inactive during winter. Aestivation is Aestivation is inactivation during summers. Inactivation during summers, right? So some snails and fishes, they will undergo aestivation. Up. Under favorable conditions, many zooplankton in lakes and ponds are known to enter a diapause. Diapause क्या होता है? It is a stage of suspended development seen in many zooplanktons to avoid unfavorable conditions. Unfavorable conditions. अब in fact, diapause जो होता है, it is a stage in the development of certain animals during which the developmental growth is suspended during winter when the days are short. So diapause is thus influenced by light, right, and it is different from hibernation. It is different from hibernation. ये आपको ध्यान में रखना है. In the next lecture we'll try to study what are the adaptations, what is adaptation, what are the different types of adaptations, plant adaptations to aquatic environment, to water and heat, that is xerophytic conditions, to saline environment, that is halophytic environment, to oligotrophic soils, and फिर उसके बाद जो है animal adaptations, that is migration, seasonal, डेली माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, पीरियोडिक माइग्रेशन, और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमारे बाकी है. एंड देन विल प्रोसीड टूवर्ड्स पॉपुलेशंस तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है विल ट्राई टू स्टडी एडाप्टेशंस एंड देन विल मूव ओवर टू पॉपुलेशंस. ठीक है. So that's it for today. I hope you guys understood everything. That's it for this lecture. If you have any doubts, you can post them down in the comment section below. I'll try to answer them as soon as possible. I hope you guys are revising, and don't just try to revise these lectures once every now and then, so that you stay in the loop. ठीक है. So that's it for today. Thank you and have a great day.